हेलो एवरीवन, वेलकम टू BHU कॉन्सेप्ट। जैसा कि आप सबको पता है कि BHU कॉन्सेप्ट एक ऐसा चैनल है जो पूरी तरह BHU को समर्पित है। तो BHU कॉन्सेप्ट से जुड़ने के लिए ज्वाइन करें हमारा कोर्स। BHU कॉन्सेप्ट आपकी इस BHU एंट्रेंस को क्रैक करने के सफ़र में हर संभव सहायता करेगा। तो अगर आप भी BHU कॉन्सेप्ट का हिस्सा बनना चाहते हैं तो कांटेक्ट करें 7395055199। ये एक डेमो लेक्चर है। यदि आप हमारा कोर्स ज्वाइन करते हैं और BHU कॉन्सेप्ट से जुड़ते हैं तो आपको सभी विषयों के कंप्लीट लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाएंगे और भी कई सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी। तो चलिए हम अपना डेमो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था। भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 52 से लेके 151 तक यूनियन यानी संघ के बारे में बताया गया है। इसी भाग के अंतर्गत अनुच्छेद 52 से लेके 62 तक राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है राष्ट्रपति। मतलब आज हम लोग सब कुछ राष्ट्रपति के बारे में डिटेल में करेंगे। पॉलिटी वैसे भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, फिर भी मैंने सारी चीज़ों को पॉइंट वाइज करके रखा है, कुछ डायग्राम्स यूज़ किए हैं ताकि आप सबको समझने में आसानी हो। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला पॉइंट है, हमारे संविधान के अनुच्छेद 52 में ये बताया गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। यहाँ पे अनुच्छेद थोड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत बताया गया है कि हमारे देश का राष्ट्रपति होगा, वो है अनुच्छेद 52। क्लियर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट जो है वो हमारा है, राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका का प्रमुख होता है। किसका प्रमुख होता है? कार्यपालिका। एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट होता है। हमारा तीसरा पॉइंट है, राष्ट्रपति देश का प्राथमिक नागरिक होता है। फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया इज प्रेसिडेंट। क्लियर। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। ये पॉइंट थोड़ा इम्पॉर्टेंट है और समझने वाला भी है कि राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है। राष्ट्रपति संसद का एक अभिन्न अंग होता है। इसको समझाने के लिए मैंने एक डायग्राम का यूज़ किया है। देखिए, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति ये तीनों मिलके संसद का निर्माण करते हैं। मतलब ये हुआ कि राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति ये तीनों संसद के अंग हैं, एक एक पार्ट्स हैं, ना कि राष्ट्रपति जो है लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर है, ऐसा नहीं है। ये तीनों मिल के संसद का निर्माण करते हैं। क्लियर। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर मूव करते हैं। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट और समझने वाला है। वो है, संसद द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद ही कानून बनता है। तो कोई भी विधेयक बना, राज्यसभा लोकसभा से पास हो गया, लेकिन वो विधेयक विधेयक ही रहेगा, कानून तब तक नहीं बनेगा जब तक राष्ट्रपति अपनी अनुमति ना दे दे। जब तक राष्ट्रपति से पास ना कर दे वो विधेयक कानून नहीं बन सकता है। क्लियर। अब हम लोग पढ़ते हैं। हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कर लिए। अब हम पढ़ते हैं कि यदि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बनना चाहता है हमारे देश का, तो उसके पास क्या क्या क्वालिफ़िकेशन होंगी कि वो राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बन सकता है। भारत के राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार होने के लिए निम्नलिखित योग्यताओं का होना आवश्यक है। सर्वप्रथम योग्यता है कि भारत का नागरिक होना चाहिए। क्लियर। दूसरा पॉइंट है कि न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। प्रेसिडेंट की क्वालिफ़िकेशन एज क्या है? 35। मतलब 35 वर्ष अगर होगा किसी व्यक्ति का, तो वो राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार हो सकता है। ये क्लियर हो गया। अब हमारा तीसरा पॉइंट जो है वो है, लोकसभा का सदस्य बनने योग्य होना चाहिए। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो व्यक्ति राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार होगा उसके पास ये योग्यता होनी चाहिए कि वो लोकसभा का सदस्य बन सके। होना नहीं चाहिए सब, यहाँ पे एक पॉइंट क्लियर होना चाहिए, कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए कि ये नहीं रिक्वायरमेंट है कि वो लोकसभा का सदस्य होना चाहिए, सदस्य बनने के योग्य होना चाहिए। मतलब जो योग्यताएं एक लोकसभा के सदस्य के अंदर होती हैं वो सारी योग्यताएं होनी चाहिए, सदस्य नहीं होना चाहिए। योग्यता की बात की जा रही है, तब वो भारत का प्रेसिडेंट बनने के योग्य होगा। क्लियर। अब हम लोग अपने नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं, जो है कि वह भारत
सरकार या किसी भी राज्य सरकार के अधीन किसी भी लाभ के पद पर कार्यरत नहीं होना चाहिए। इस पॉइंट का सीधा सा मतलब ये है कि जो व्यक्ति भारत के प्रेसिडेंट का उम्मीदवार होगा वो किसी भी सर्विस या किसी भी जॉब में नहीं होना चाहिए, तभी वो प्रेसिडेंट बन सकता है, अन्यथा ऐसा नहीं हो सकेगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमने क्वालिफ़िकेशंस पढ़ ली, अब हम पढ़ते हैं राष्ट्रपति का चुनाव। राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में हमें अनुच्छेद 54 में बताया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। राष्ट्रपति का चुनाव, हमारा पहला पॉइंट है कि राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा होता है। यह निर्वाचक मंडल संसद के दोनों सदनों के चुने गए सदस्यों और राज्य विधानसभाओं के चुने गए सदस्यों से निर्मित होता है। ये पॉइंट थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, इसलिए मैंने डायग्राम का यूज़ किया गया है। देखिए, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन कौन वोट करता है? लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, और भी कुछ लोग हैं जो प्रेसिडेंट इलेक्शन में वोट करते हैं। वो कौन है? एमएलए ऑफ स्टेट्स और एमएलए ऑफ 2 यूनियन टेरिटरीज, दिल्ली एंड पौंडीचेरी। क्लियर हो गया? डायग्राम से आपको बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा कि राष्ट्रपति के इलेक्शन में कौन कौन पार्टिसिपेट करता है। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग भी है, क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, इसलिए आपको क्लियर होना चाहिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव से जुड़े कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। पहला है कि राष्ट्रपति का चुनाव एक एकल संक्रमणीय वोट पद्धति द्वारा होता है। ये बताया गया है कि कैसे होता है, तो एक स्पेशल टाइप ऑफ इलेक्शन होता है जिसका नाम है एकल संक्रमणीय वोट पद्धति। आगे बताया गया है कि इस तरह के चुनाव में सारे कैंडिडेट्स को प्रायोरिटी के आधार पर वोट दिया जाता है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ एक कैंडिडेट को वोट करना है, जितने कैंडिडेट्स हैं आप सबको वोट करेंगे, लेकिन प्रायोरिटी के आधार पे। जो कैंडिडेट आपको लगता है कि सबसे ज़्यादा एलिजिबल है, आप उसको फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे, फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे ही देंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ एक को देंगे, दूसरे को वोट नहीं देंगे। इस पद्धति को क्या कहते हैं? एकल संक्रमणीय वोट पद्धति। समझ में आ गया? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा दूसरा पॉइंट है, यह चुनाव एक गुप्त मत पत्र द्वारा होता है। मतलब जो प्रेसिडेंट इलेक्शन है वो बहुत ही सीक्रेटली तरीके से होता है। आगे बढ़ते हैं। संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य, राज्य विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य और राज्य विधान परिषद के सदस्य राष्ट्रपति चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आपको समझना चाहिए कि जो अभी आप लोग आगे पढ़ेंगे कि राष्ट्रपति के पास ये शक्ति होती है कि वो राज्यसभा और लोकसभा में कुछ सदस्यों का चयन कर सकता है। तो इसमें बताया गया है कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होगा उनमें वो चयनित सदस्य, वो मनोनीत सदस्य पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि उनको तो प्रेसिडेंट नहीं बनाया है, इसलिए वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। और यहाँ पे एक और नोट करने वाली चीज़ है कि जो राज्य विधानसभा के जो सदस्य होते हैं, ये हमने आगे पढ़ा था कि राज्य विधानसभा, यहाँ पे हमने पढ़ा था कि कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है। लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और विधानसभा के। लेकिन अभी हमको क्या बताया गया कि जो विधान परिषद है, हमको पता है कि सारे स्टेट में नहीं है विधान परिषद, कुछ ही स्टेट में है। तो ये बताया गया है कि विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, विधान सभा के जो सदस्य हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, इसको क्लियर होना चाहिए आपको, क्वेश्चन भी बन सकता है। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। क्या बताया मैंने कि विधान परिषद के सदस्य पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, क्योंकि ये लिमिटेड राज्य में है। कुछ ही राज्य हैं जहाँ पे विधान परिषद है, लेकिन विधानसभा सभी राज्यों में है। तो वहाँ के जो सदस्य होते हैं वो प्रेसिडेंट इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। पॉइंट क्लियर? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, राष्ट्रपति चुनाव के विषय में यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है तो केवल सर्वोच्च न्यायालय ही इस मामले में हस्तक्षेप कर सकता है। ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। पूछा जा सकता है कि यदि कोई राष्ट्रपति चुनाव से यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है तो वो उसको कौन सॉल्व करेगा? ऑप्शंस दिए जा सकते हैं, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, संसद, प्रधानमंत्री, कुछ भी।
तो आपको पता होगा कि सर्वोच्च न्यायालय ही इस मामले में हस्तक्षेप कर सकता है, तो आप सही ऑप्शन लगाएंगे। क्लियर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति का शपथ। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। ये चीज़ समझ में आ गई कि राष्ट्रपति को कौन शपथ दिलाता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब बताया गया है कि राष्ट्रपति का महाभियोग। राष्ट्रपति का महाभियोग। भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। इसका वर्णन हमारे संविधान के अनुच्छेद 61 में किया गया है। यहाँ पे अनुच्छेद इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के महाभियोग का वर्णन किया गया है। तो आपको कौन सा अनुच्छेद बताना है? अनुच्छेद 61। आगे बढ़ते हैं। अब पूछा जा सकता है कि ऐसी कौन सी कंडीशन है, ऐसा क्या हो जाएगा कि हमें देश के राष्ट्रपति को हटाना पड़ जाएगा। तो उसके बारे में बताया गया है कि ऐसा सिर्फ एक परिस्थिति में हो सकता है जब राष्ट्रपति ने संविधान का अतिक्रमण किया हो। वो कौन सी सिचुएशन होगी जब हमें राष्ट्रपति को हटाना पड़ेगा? तो क्या किया हो कि राष्ट्रपति ने वॉयलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किया हो। एक ही कंडीशन है, वो ये है कि अतिक्रमण किया हो हमारे संविधान का, तभी हम राष्ट्रपति को हटा सकते हैं महाभियोग के द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं राष्ट्रपति का इस्तीफा। अगर यदि राष्ट्रपति को त्यागपत्र देना हो तो वो किसे देगा? राष्ट्रपति यदि अनुपस्थित हो या अकाल मृत्यु हो गई हो, उसका कार्यकाल पूरा ना हुआ हो, तो उस परिस्थिति में राष्ट्रपति पद का कार्यभार कौन संभालेगा? इसके बारे में बात करते हैं। तो पॉइंट में बनाया है मैंने, भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है। पहला पॉइंट है, क्लियर है। अब आगे बताया जा रहा है कि यदि उपराष्ट्रपति ना हो तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को देता है, और यदि किसी कारणवश चीफ जस्टिस भी ना हो तो उस समय सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज को दिया जाता है। बताया जा रहा है कि यदि राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा देना है तो वो सर्वप्रथम किसको देगा? उपराष्ट्रपति को देगा। लेकिन उपराष्ट्रपति भी ना हो तो किसको देगा? मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को देगा। और अगर वो भी ना हो तो किसे दिया जाएगा? सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। क्लियर। अब हम लोग बात करते हैं कि यदि राष्ट्रपति अनुपस्थित हो तो क्या होगा। यही क्रम तभी दोहराया जाता है जब राष्ट्रपति अनुपस्थित हो या उसकी अकाल मृत्यु हो गई हो। कहने का मतलब है कि यदि राष्ट्रपति की अकाल मृत्यु हो जाए, कार्यकाल पूरा ना हुआ हो, तब उपराष्ट्रपति पद को संभालता है। उपराष्ट्रपति के ना होने पे सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश पद को संभालता है, और उसके भी ना होने पर सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। इसको मैंने डायग्राम यूज़ किया है ताकि आप अच्छे से समझ सकें। देखिए, ये इस्तीफा, अगर त्यागपत्र देना है राष्ट्रपति को तो किसको देगा? वो उपराष्ट्रपति को देगा। ठीक है, और अगर उपराष्ट्रपति भी ना हो तो किसको दिया जाएगा? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को। और अगर वो भी ना हो तो किसको दिया जाएगा? सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश को। ठीक है, और यही चीज़ तब भी फॉलो होती है जब राष्ट्रपति अनुपस्थित हो, वो अपना कार्यभार ना संभाल सकता हो या उसकी मृत्यु हो गई हो। तो राष्ट्रपति पद को सबसे पहले कौन संभालेगा? उपराष्ट्रपति। और यदि वो भी ना हो तो मुख्य न्यायाधीश। और अगर वो भी ना हो तो कौन? सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश। बात समझ में आ गई। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बताया गया है कि ऐसा सिर्फ 6 महीने तक हो सकता है, क्योंकि 6 महीने के अंदर दोबारा से चुनाव कराया जाता है। मतलब अगर प्रेसिडेंट ने इस्तीफा दे दिया, त्यागपत्र दे दिया या उसकी मृत्यु हो गई, तो सिर्फ 6 महीने तक उपराष्ट्रपति उस पद तक रह सकता है। उसके बीच में हमें प्रेसिडेंट इलेक्शन करवाना होगा और एक नया राष्ट्रपति हमको चुनना होगा हमारे देश के लिए। आगे बढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रपति के अधिकार, कार्य और शक्तियाँ। राष्ट्रपति निम्नलिखित की नियुक्ति करता है। सबसे पहला है कि जो राष्ट्रपति का अधिकार, कार्य और शक्तियाँ हैं, उनमें क्या है? सबसे पहले राष्ट्रपति निम्नलिखित की नियुक्ति करता है। सर्वप्रथम प्रधानमंत्री की सलाह पे मंत्रिपरिषद। दूसरा है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की। तीसरा है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। चौथा है लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य। पांचवा है वित्त आयोग के सदस्य। छठवां है
राज्यों के राज्यपाल। बात समझ में आ गई किसकी किसकी नियुक्ति करता है? ये सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, आपको कंफ्यूज करने के लिए एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। कुछ बच्चों को यहाँ पे कन्फ्यूज़न हो जाता है कि प्रेसिडेंट जो है वो लोकसभा और राज्यसभा के अध्यक्षों की नियुक्ति करता है, पर यहाँ पे आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है, इसलिए मैंने इम्पॉर्टेंट नोट करके रखा है कि लोकसभा राज्यसभा के अध्यक्षों की नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करता है। कन्फ्यूज़ नहीं होना है, पूछ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति की पावर में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। पहला है, राष्ट्रपति को अनुच्छेद 72 के अंतर्गत किसी अपराध के दोषी ठहराए गए व्यक्ति की सज़ा माफ़ करने की शक्ति प्राप्त है। हम राष्ट्रपति की शक्तियों की बात कर रहे हैं। हमने बात की कि राष्ट्रपति किन किन पदों की नियुक्ति कर सकता है, और अब हम बात कर रहे हैं कि अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति किसी के अपराध को भी माफ़ कर सकता है। ये एक पावर दी गई हमारे राष्ट्रपति को कि वो किसी सज़ा को कम करवा सकता है, फांसी की सज़ा को माफ़ करवा सकता है। ये जानने वाली चीज़ है थोड़ा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि राष्ट्रपति देश की तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है। मतलब जो हमारे तीनों सेनाएं हैं, इंडियन आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, तीनों का हेड कौन होता है? प्रेसिडेंट होता है। प्रेसिडेंट जो है वॉर डिक्लेयर करता है, और ये मतलब मिलिट्री पावर जो है वो सारी, उनका हेड कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है संसद के सदस्य को चुनने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है। मैंने आपको अभी पहले भी बताया था कि संसद में लोकसभा और राज्यसभा दोनों में राष्ट्रपति की के पास ये पावर है कि वो कुछ लिमिटेड सदस्य को चुन सकता है। तो चलिए इसको डिटेल में पढ़ते हैं। लोकसभा में 2 सदस्य आंग्ल भारतीय समुदाय के राष्ट्रपति चुन सकता है, और राज्यसभा में 12 सदस्य कला, साहित्य, पत्रकारिता, विज्ञान और सामाजिक कार्यों से चुन सकता है। ये शक्ति प्रेसिडेंट को प्रदान की गई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। और नेक्स्ट पॉइंट है कि संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र राष्ट्रपति बुला सकता है। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अब हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार देख लेते हैं। हमने पढ़ा कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स राष्ट्रपति के बारे में, ये डायग्राम देखा हमने। फिर पढ़ा क्वालिफिकेशन, मतलब क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए का राष्ट्रपति बनने के लिए। फिर हमने पढ़ा राष्ट्रपति का चुनाव। फिर हमने क्या पढ़ा? शपथ। फिर हमने पढ़ा राष्ट्रपति का महाभियोग। फिर हमने पढ़ा कि यदि राष्ट्रपति को त्यागपत्र देना हो या उसकी अकाल मृत्यु हो जाए, उस कंडीशन में क्या होता है। फिर हमने पढ़ा राष्ट्रपति की कुछ शक्तियाँ, और अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं राष्ट्रपति की आपातकाल शक्तियाँ। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट पावर है जो प्रेसिडेंट को दी गई है, तो इसको पढ़ना ज़रूरी है। तो हम लोग पढ़ते हैं। पहला पॉइंट है कि संकट की स्थिति का सामना करने के लिए संविधान द्वारा राष्ट्रपति को विशेष शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट। उसके बाद बताया गया है आपातकाल की घोषणा सिर्फ 3 स्थितियों में की जा सकती है। मतलब ठीक है, राष्ट्रपति को ये पावर दी गई है कि आपातकाल लगाया जा सकता है, लेकिन ऐसी क्या सिचुएशन होगी, ऐसी क्या कंडीशन होगी, कौन सी वो परिस्थिति होगी जिसमें राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है। तो वो बताया गया है या तो युद्ध हो, या तो बाहरी आक्रमण का डर हो, या फिर सशस्त्र विद्रोह हो। इन तीनों कंडीशंस में राष्ट्रपति आपातकाल लगा सकता है। आगे बढ़ते हैं। हमारे संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल का प्रावधान है। पहला है अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल। दूसरा है अनुच्छेद 356 में राज्य में राष्ट्रपति शासन। तीसरा है अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल। हमारे संविधान में ये 3 प्रकार के आपातकाल का प्रावधान है। ये चीज़ें आपको याद कर लेनी चाहिए। पूछ सकते हैं कि अनुच्छेद 360 में किस आपातकाल के बारे में बताया गया है, तो आपको क्लियर होना चाहिए, कंफ्यूज नहीं करना है। कौन सा आर्टिकल, कौन सा आपातकाल, ये क्लियर होना चाहिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने कर रखा है इसी आपातकाल टॉपिक से रिलेटेड। पहला है, भारत में अभी तक एक भी बार वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा है कि हमारे देश में 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लग चुका है। देखिए, वित्तीय आपातकाल एक भी बार नहीं लगा है, और
राष्ट्रीय आपातकाल 3 बार लगा है और राज्य में तो कई राज्यों में कई बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। तो हम लोग अभी जो इम्पोर्टेंट है वो है नेशनल इमरजेंसी, उसके बारे में पढ़ते हैं थोड़ा डिटेल में। 3 बार कब कब लगा है ये लोग, पहली बार 1962 में लगा था भारत और चीन के युद्ध के समय। दूसरी बार कब लगा था, 1971 भारत और पाकिस्तान युद्ध के समय में। तीसरी बार लगा था 1975 आंतरिक अशांति के आधार पर, जब श्रीमती इंदिरा गांधी जी देश की प्रधानमंत्री थी। आगे बढ़ते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि संविधान के 42वें संशोधन के तहत इस आंतरिक अशांति को बदलकर सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया, ताकि आपातकाल की शक्तियों का किसी के भी द्वारा दुरुपयोग ना किया जा सके। तो ये पॉइंट थोड़ा समझने वाला है कि क्या होता है कि आंतरिक अशांति, आपने देखा होगा कि बहुत सारी कंट्रोवर्सीज़ हैं इमरजेंसी को लेकर, जो 1975 में लगाया गया था। बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारी कंट्रोवर्सीज़ हैं। अगर आपको पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट होगा तो आपको पता होगा, लेकिन हमारे लिए एज ए स्टूडेंट जानने की चीज़ वो ये है कि 42वें संशोधन में आंतरिक अशांति को बदल कर क्या कर दिया गया, सशस्त्र विद्रोह। समझ में आ गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए हमने क्या क्या कर लिया। मुझे लगता है कि जितनी भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं राष्ट्रपति के बारे में जानने वाली, मैंने सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं। भारत व्यवस्था में हमने पढ़ा राष्ट्रपति अनुच्छेद, कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पढ़े। फिर हमने पढ़ा क्वालिफिकेशंस, क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। फिर हमने पढ़ा कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे है, कौन कौन वोट दे सकता है। उसके बाद हमने पढ़ा राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है। फिर हमने पढ़ा राष्ट्रपति का महाभियोग। फिर हमने पढ़ा राष्ट्रपति यदि त्यागपत्र देना चाहता है तो किसे देगा, या फिर राष्ट्रपति की यदि अकाल मृत्यु हो गई हो तो उस समय राष्ट्रपति का पद कौन संभालेगा। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी। और फिर हमने पढ़ा कि राष्ट्रपति की शक्तियाँ, कौन कौन सी शक्तियाँ हमारे संविधान में राष्ट्रपति को प्रदान की गई हैं। फिर हमने पढ़ा आपातकाल की शक्ति। फिर हमने पढ़ा कितने प्रकार के आपातकाल होते हैं, कब कब आपातकाल लगाए जा चुके हैं हमारे देश में। और अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रेसिडेंट से रिलेटेड। पहला क्वेश्चन है कि निर्विरोध जीतने वाले राष्ट्रपति कौन थे। तो इसका आंसर होगा नीलम संजीव रेड्डी। पूछा जा सकता है कि निर्विरोध जीतने वाले कौन से राष्ट्रपति थे, नीलम संजीव रेड्डी। दूसरा क्वेश्चन है, भारत के वे राष्ट्रपति जिनकी मृत्यु उनके कार्यकाल में हो गई थी। ऐसे 2 प्रेसिडेंट हैं इंडिया के जिनका कार्यकाल पूरा नहीं हुआ था और उनकी मृत्यु हो गई थी। तो पहले हैं जाकिर हुसैन 1967 से 1969। दूसरे हैं फ़खरुद्दीन अली अहमद 1974 से 1977। तीसरा क्वेश्चन है, एकमात्र व्यक्ति जो 2 बार भारत के राष्ट्रपति रहे। और तो इसका आंसर होगा राजेंद्र प्रसाद। हमको पता है कि हमारे देश के पहले राष्ट्रपति कौन है, राजेंद्र प्रसाद। उनसे जुड़ी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि वो एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो 2 बार राष्ट्रपति रहे हैं। तो ये तीनों क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट हैं, आपको समझना चाहिए। मुझे लगता है सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। एक बार फिर से देख लेते हैं स्लाइड्स। हाँ, तो हमने क्या क्या पढ़ा कि भाग 5 के अनुच्छेद 52 से 51 तक किसका वर्णन है, अनुच्छेद, इसमें राष्ट्रपति का वर्णन है। कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़े हमने। फिर पढ़ा क्वालिफिकेशन, क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, लोकसभा का सदस्य होना चाहिए, किसी भी सर्विस में नहीं होना चाहिए, राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है ये भी हमने पढ़ा, कौन कौन वोट दे सकता है ये पढ़ा। फिर हमने पढ़ा कि सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। फिर हमने पढ़ा कि राष्ट्रपति को कैसे हटाया जा सकता है, महाभियोग के द्वारा। अनुच्छेद 61 में इसका वर्णन किया गया है। कब किया जा सकता है, सिर्फ एक कंडीशन में, जब राष्ट्रपति ने संविधान का अतिक्रमण किया हो। आगे हमने पढ़ा कि राष्ट्रपति का त्यागपत्र, राष्ट्रपति यदि अनुपस्थित हो या उसकी अकाल मृत्यु हो गई हो तो क्या क्या, तो उस समय कौन राष्ट्रपति का पद संभालता है। हमने पढ़ा उपराष्ट्रपति, और यदि उपराष्ट्रपति भी ना हो तो मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट का, और अगर वो भी ना हो तो सीनियर मोस्ट जज। हमने डायग्राम भी देखा था। और फिर हमने पढ़ा था कि राष्ट्रपति की शक्तियाँ किन किन की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। और अनुच्छेद 72 पढ़ा हमने, जिसमें बताया गया है कि राष्ट्रपति दोषी की सज़ा माफ़ कर सकता है।
फिर हमने पढ़ा कि राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है। फिर हमने पढ़ा कि संसद के सदस्य चुनने का अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया है। फिर हमने आगे पढ़ा कि राष्ट्रपति की आपातकाल शक्तियाँ किन किन सिचुएशंस में राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है। हमारे संविधान में कितने प्रकार के आपातकाल का प्रावधान है, ये भी हमने पढ़ा। फिर हमने पढ़ा कि कितनी बार आज तक हमारे देश में आपातकाल लग चुका है, डिटेल में हमने पढ़ा। और फिर हमने क्या पढ़ा, कुछ क्वेश्चंस प्रेसिडेंट टॉपिक पे। मुझे लगता है कि इस टॉपिक पे इतना सफिशिएंट है आपके एंट्रेंस के लिए, इससे ज़्यादा नहीं आना चाहिए। इतना अगर आप पढ़ लेते हैं तो आप सोचिए कि ये टॉपिक आपका पूरी तरह से क्लियर हो गया है। आप कोई भी क्वेश्चन हो प्रेसिडेंट से सॉल्व कर सकते हैं बहुत आसानी से। थैंक यू एवरीवन।